हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल कृतिका VLLB। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, काफ़ी दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ पाए। कुछ ऐसे पर्सनल इशूज़ थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, बट अभी आप लोगों के बहुत सारे कॉमेंट्स आए जिसकी वजह से आज का मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी कानपुर यूनिवर्सिटी में LLB और BLLB सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होंगे, तो उसी को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियोस लेकर के आई हूँ। और इसी तरीके से आप लोगों का अप्रिशिएशन प्यार बना रहा तो डेफिनेटली मैं आपके एग्ज़ाम होने से पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी यूट्यूब पर ही, जिसमें कि हर एक पेपर में आपके 100 क्वेश्चन होंगे और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे MCQ बेस वो आपको मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, तो आज का जो पेपर हमारा पहला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड का है, जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं कि हमारे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनके आंसर क्या होंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, अच्छे से समझिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनसे क्वेश्चन आपके बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आज के इस वीडियो में शायद आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में आ जाएँ, तो उसका फ़ायदा आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि मूलभूत अधिकार संविधान में समाहित है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है मूल अधिकार दिए गए हैं। तो याद रखना, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मूल अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है मूलभूत अधिकार प्रमुखतः प्राप्त एवं प्रवर्तनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर है B, राज्य जैसा संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित है के विरुद्ध, यानी जो मूल अधिकार हैं वो किसके विरुद्ध प्राप्त हैं तथा प्रवर्तनीय है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज्य। ठीक है, राज्य की परिभाषा आपके 12 में दी गई है। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है, और ये अभी इसी पेपर में आपको मिलने भी वाला है, लेकिन आपको फिर भी हम बता देते हैं कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता कौन कौन है। तो इसमें याद रखिएगा आप लोग कि राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आपका भारत सरकार, जिसमें कि आपका मंत्री, मंत्रालय, विभाग और ये सेना, ये सारे क्षेत्र आते हैं। ठीक है, संसद इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि आपका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, ये सारे आते हैं। राज्य की सरकार और राज्य विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि नगर पालिका, पंचायत, म्यूनसिपालिटी या स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस अधिकारी, ये सारे जो हैं आपके राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। इनके विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मूल अधिकार प्राप्त हैं, किसको किसको प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त है तथा विदेशी व्यक्तियों को प्राप्त है। अब इसमें बहुत सारे मूल अधिकार हैं, जैसे कि आपका अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 और 19, 29 और 30, इनके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार प्राप्त है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, जिसमें कि आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 15 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 15 में आपका दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में आपका लोक नियोजन के समान अवसर दिए गए हैं। और अनुच्छेद 19 आप लोगों को पता ही है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निवास करने का, ठीक है, व्यवसाय करने का, ये सारी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 29 क्या है? अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृति का संरक्षण के संबंध में है। अनुच्छेद 30 जो है अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनके संचालन का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार जो है केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। ठीक है, इसके अलावा जो अधिकार हैं जैसे कि अनुच्छेद 14, 20, 21, 21A और 22, 23, 24 और जो आपके धार्मिक अधिकार हैं 25 से लेकर के 28 तक, ये सारे जो है विदेशियों को भी प्राप्त हैं और भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब इसके आगे है क्वेश्चन कि जीवन का अधिकार मूल अधिकार के साथ साथ है एक कैसा अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है, यानी जीवन का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ये मूल अधिकार के साथ साथ एक आपका नेचुरल राइट भी है, जिसको हिंदी में कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, यानी व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो इसमें आप लोग याद रखना, आपका ये जो 44वां संविधान संशोधन है ये आपका 1978 में हुआ था और इसके द्वारा ये प्रावधान किया गया था या उपबंध किया गया था
कि अनुच्छेद आपका 21 और अनुच्छेद आपका 20 ये दो जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी आपके मूल अधिकार हैं वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाएंगे, उनको न्यायालय में प्रवर्तन ही नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहता। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, संविधान के अनुच्छेद 19 में और अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार है वो एक मूल अधिकार के रूप में व्यक्तियों को प्राप्त था, और जिसकी वजह से पहले 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन उसके बाद सरकार के द्वारा कोई योजना अगर लाई जाती थी तो फिर व्यक्तियों से उनकी भूमि, उनकी संपत्ति को लेना सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से सरकार का कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। तो अब वहां पर एक 44वां संविधान संशोधन लेकर के आई सरकार, और जिसके द्वारा आपका ये जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के तौर पे था अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 में, उसको अब विधिक अधिकार बना दिया गया है, जो कि आपका अब अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। ठीक है, एक विधिक अधिकार के तौर पे। ओके, और जिसके बाद आपका जो है मौलिक अधिकार आप केवल और केवल 6 हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखना, शायद इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वादों में से किसको बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद कहा जाता है। तो बहुत ही फेमस केस आपका है ये, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला का केस है। इसको जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में अनुच्छेद 12 की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन राज्य नहीं है। इनमें से कौन राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो CSJMU जो आपका यूनिवर्सिटी है ये आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल है। केंद्र सरकार ये भी आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति भी आता है, जैसे कि हमने आपको बताया था। लास्ट ऑप्शन आपका बचता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये आपका राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद नवा क्वेश्चन है कि सरकार का अभिकरण या उपक्रम कसौटी मानक उच्चतम न्यायालय द्वारा जिस वाद में किसी प्राधिकारी को राज्य मानने हेतु स्वीकार किया गया था, वो कौन सा केस था आपका? RD सेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट प्राधिकरण का केस था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का संरक्षण प्राप्त है। 14 और 21 का संरक्षण किसको प्राप्त है? तो नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है। जैसा कि आपको पता है अनुच्छेद 14 में दिया गया है विधि के समक्ष समानता का अधिकार और विधि का समान संरक्षण, वो चाहे नागरिक हो या गैर नागरिक हो, ये अधिकार दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में दिया गया है जीवन का अधिकार। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधियों का समान संरक्षण पदावली शब्दावली से अभिप्राय है। क्या है इसका मतलब? विधियों का समान संरक्षण का मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों पर जो है इक्वली कोई लॉ जो है एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है अलग अलग नेचर के होते हैं। जो कानून जो है महिलाओं के ऊपर लागू होता है या पुरुषों के ऊपर लागू होता है वो बच्चों के ऊपर लागू नहीं हो सकता है या वृद्धों के ऊपर लागू नहीं हो सकता है। तो अलग अलग व्यक्ति जो है, अलग अलग व्यक्तियों का वर्ग होता है और अलग अलग नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी लॉ समान रूप से जो है व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकता है। तो वहाँ पर ये आपका कॉन्सेप्ट है कि जो है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों पर समान रूप से विधि लागू होगी, और जो असमान परिस्थितियों वाले व्यक्ति हैं उनमें असमान जो है विधि लागू होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर D करेक्ट है, B और C दोनों आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन है, एक क्या है? मूल अधिकार या नीति निर्देशक तत्व या संवैधानिक अधिकार या मूल कर्तव्य। तो इसका आंसर याद रखना आप लोग, इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो कि आपका अनुच्छेद 39D में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 39D में दिया गया है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो ये सुनिश्चित करे कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। इसके बाद आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में, संविधान का अनुच्छेद जो विधायिका द्वारा पारित विधि के न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन से। तो ये आपका अनुच्छेद 13 याद रखना। अनुच्छेद 13 में दिया गया है कि ये न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है कि राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है, ऐसा कोई कार्य करता है जो कि मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका उल्लंघन करता है, तो वो ऐसी विधि, ऐसा कार्य जो है शून्य होगा। ठीक है, अब इसमें जो है अनुच्छेद 13(1) और अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3) और अनुच्छेद 13(4)
4 ये इतने जो है अनुच्छेद दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान के लागू होने से पहले जो भी विधियां थी ये उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके विपरीत होंगे, असंगत होंगे। और अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि संविधान लागू हो जाने के बाद राज्य के द्वारा यानी विधायिका के द्वारा, चाहे वो स्टेट की हो या फिर सेंट्रल की हो, उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया जाता है या ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो कि संविधान के उपबंधों के असंगत है या मूल अधिकार जो दिए गए हैं उसके विपरीत है, उनको मूल अधिकारों को छीन रहा है या फिर कम कर रहा है, तो ऐसा कानून या ऐसा कार्य जो है शून्य माना जाएगा। इसके बाद आपका अनुच्छेद 13(3) आता है। ये बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि जो है जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के पर्पज से, ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अभी इस पेपर में ही इसके 2-3 क्वेश्चन हैं जिसकी वजह से मैं आपको ये बता रही हूँ। तो अनुच्छेद 13(3) याद रखना। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि विधि की परिभाषा कहाँ दी गई है तो आपका अनुच्छेद 13(3) में जो है विधि को बताया गया है। और विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है वो भी आप लोग याद रखना। कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि, प्रथा, ये सारे विधि के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आपका जो अनुच्छेद 13(4) है इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 जो कि आपका 368 के अधीन किए गए इस संविधान के किसी संशोधन को लागू नहीं होती है। अनुच्छेद 13(4) का ये मानना है कि जो भी संविधान संशोधन किए जाते हैं वो कोई कानून नहीं है, इसलिए उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन आपका केशवानंद भारती जो कि आपका 1973 का केस है, इस केस में जो है ऐसा कहा गया था कि संविधान संशोधन को भी जो है न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 13(1) प्रावधानित करता है विधि मान्यता या गैर विधि मान्यता। कैसी विधियों की? तो संविधान पूर्व विधियों की। अभी हमने आपको बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 13(1) में यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के लागू होने से पहले जितनी भी विधियां प्रचलित थी, परिवर्तनीय थी, वो उस सीमा तक जो है शून्य होंगी जिस सीमा तक संविधान में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करती होंगी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विधि जो मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है ना तो शून्य होती है और ना ही प्रारब्धता शून्य बल्कि अप्रवर्तनीय होती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो याद रखना, ग्रशन का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स, और इसको आच्छादन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 13(3) में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 13(3) में विधि को परिभाषित किया गया है। कुछ मैंने पॉइंट बताए थे आपको कि ये विधि के अंतर्गत आता है, जिनमें आपका अध्यादेश भी था और प्रथा रूढ़ी भी थी, अधिसूचना थी, नियम, विनियम, ठीक है, ये सारे थे। लेकिन संविधान संशोधन उसमें नहीं था। ये आप लोग याद रखना कि संविधान संशोधन को जो है विधि शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका है, आच्छादन का सिद्धांत लागू होता है किन पर लागू होता है? तो दोनों पर, संविधान पूर्व विधियों पर तथा संविधानोत्तर विधि, यानी संविधान के पहले जो विधियां लागू हुई हैं या संविधान के लागू होने के बाद जो विधियां बनी हैं, दोनों पर लागू होता है। ये आच्छादन का सिद्धांत क्या है कि ऐसी कोई विधि जो है उस सीमा तक शून्य होगी जो कि संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करती होगी, ठीक है, या जिस सीमा तक संविधान के प्रावधानों से असंगत होगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अधित्याजन का सिद्धांत लागू होता है तो किस पर लागू होता है? तो मूल अधिकारों पर लागू नहीं होता है। याद रखना आप लोग कि किसी भी व्यक्ति को मूल अधिकारों को त्यागने का अधिकार नहीं है, ठीक है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य दोनों हैं, दोनों क्या हैं? अपरिवर्तनीय, ठीक है। यानी मौलिक अधिकारों को तो न्यायालय में परिवर्तनीय किया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व और आपके मौलिक कर्तव्य, इनको न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, चर्चित मंडल कमीशन वाद में प्रतिपादित क्रीमी लेयर फॉर्मूला लागू होता है। तो ये क्रीमी लेयर फॉर्मूला किस पे लागू होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग पर। किस पर लागू होता है? अन्य पिछड़ा वर्ग पर। अगला आपका क्वेश्चन है 22 नंबर, संविधान का अनुच्छेद 14 लागू होता है किस पर लागू होता है? तो नैसर्गिक व्यक्तियों पर भी लागू होता है और विधिक व्यक्तियों पर भी लागू होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता स्वेच्छाचारिता की विरोधी है, यह प्रतिपादित करने वाला वाद है। कौन सा वाद है? ईपी
रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु का केस है। इसमें कहा गया था कि समता स्वेच्छाचारिता की विरोधी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक अधिवक्ता का न्यायालय में वकालत करने का अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो याद रखना ये मूल अधिकार नहीं है, ये आपका सांविधिक अधिकार है। एडवोकेट एक्ट 1961 के अनुच्छेद 30 में जो है ये अधिवक्ताओं का वकालत करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको सांविधिक अधिकार के श्रेणी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 14 प्रतिषेधित करता है। कैसे, किसको प्रतिषेधित करता है? विभेद को, यानी असमानता को, डिस्क्रिमिनेशन को जो है प्रतिषेधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संविधान का वह अनुच्छेद जो महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत करता है, कौन सा है? तो आपका अनुच्छेद 15 याद रखना, 15(3) में जो है दिया गया है कि राज्य महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 15(1) में क्या है कि राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है जन्म, लिंग, धर्म, मूल वंश, जाति इन आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15(2) में है कि कोई व्यक्ति जो है इन आधारों पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है, ठीक है। और अनुच्छेद 15(3) आप लोगों ने अभी देख ही लिया। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक उच्च जाति की महिला एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करके अहरित होगी, अयोग्य होगी। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट है, अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई उच्च जाति की महिला किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करती है तो वो फिर जो है अनुसूचित जाति के अंतर्गत जो आरक्षण का लाभ मिलने वाला होता है वो जो है नहीं प्राप्त कर सकती है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद जो लोक नियोजन में समान अवसर प्रदान करने का प्रावधान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 16 है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि व्यक्तियों को लोक नियोजन यानी सरकारी जो जॉब्स होंगी उसमें समान रूप से जो है नियोजन का अवसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 16(4)(a) संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये आपका लोक नियोजन में ST/SC वर्ग को प्रोन्नति में आरक्षण के विस्तार से संबंधित है, याद रखना। फिर इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत NCERT है। NCERT क्या है? ये एक राज्य नहीं है। तो हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी से देख लेते हैं ताकि इस वीडियो में कम से कम आपके 50 क्वेश्चन हो जाएं। आप लोग स्क्रीनशॉट न लीजिएगा, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, एक साथ सारे 100 के 100 क्वेश्चन उसमें होंगे, आप लोग पढ़ लेना। अभी यहाँ पर केवल आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो आपका 31 क्वेश्चन नंबर क्या है कि संविधान के अनुच्छेद जो अस्पृश्यता तथा पदवियों को समाप्त करने का प्रावधान करता है, ये पदवियों यानी उपाधियों का समाप्त करने का प्रावधान करता है। तो आपका जो है आर्टिकल 17 में जो जाति आधारित जो छुआछूत या अस्पृश्यता का व्यवहार लोगों के साथ किया जाता है उसको समाप्त करने का प्रयास है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत करने का प्रावधान किया गया है, जिसके द्वारा जो है समानता के अधिकार को और प्रभावी बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूचना का अधिकार अब है। सूचना का अधिकार अब क्या है? एक मौलिक अधिकार भी है और एक संवैधानिक अधिकार है। जो आपका RTI एक्ट है उसके तहत ये एक संवैधानिक अधिकार है और आपका आर्टिकल 19 में भी दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका जो है मूल अधिकार भी हो गया। इसके बाद जो है आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है? तो ये याद रखना आप लोग, अनुच्छेद 1A में जो है आपका प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है एक मौलिक अधिकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान संबंधित वाद है। ये आपका आंसर नंबर B करेक्ट है इसका। बिजॉय इमैनुअल बनाम केरल राज्य का जो है ये केस जो आपका राष्ट्रगान से संबंधित है। थोड़ा सा फास्ट देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से सही विकल्प चुने। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में समाहित है। क्या क्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में समाहित है? तो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत शामिल है इसमें। प्रक्रिया न्याय संगत, सम्यक तथा युक्तियुक्त होनी चाहिए, जी बिल्कुल। और विधि जो प्रक्रिया का निर्माण करती है स्वयं सम्यक होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D, उपरोक्त सभी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एकांतता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है?
तो ये आपका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 21, जिसमें कि आपका जीवन का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसी में आपका एकांतता का अधिकार दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय का वह वाद जिसमें न्यायालय ने सर्वप्रथम नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का हनन करने पर राज्य को उनको प्रतिकर देने का आदेश पारित किया था। तो ये कौन सा केस था? ये आपका है रुदल साहब बनाम बिहार राज्य का केस है, जिसमें कि अगर राज्यों के द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो उसमें जो है उसको प्रतिकर देना पड़ेगा जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। ठीक है, मतलब राज्य जो है उस व्यक्ति को देगा जिसके की मूल अधिकारों का हनन हुआ है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण परीक्षण है। ऑप्शन ए महिला की मर्यादा एवं गरिमा के विरुद्ध है जी। नेक्स्ट है ऑप्शन बी एकांतता के अधिकार का हनन है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, ये भी आपका आंसर है। गैर विधिक एवं असंवैधानिक है, ये भी सही है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आपका है मृत्यु का अधिकार है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर है सी, मौलिक अधिकार नहीं है। याद रखना, जो आपका मृत्यु का अधिकार है वो ना तो मौलिक अधिकार है, ना विधिक अधिकार है और ना ही ये संवैधानिक अधिकार है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21A। ठीक है, अब यहाँ आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 21A किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन था जो कि आपका 2002 में हुआ था। ये आप लोग याद रखना, जिसमें कि है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक, और ये आपका जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी ऐड है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराए, उपलब्ध कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है ये? तो आपका करेक्ट आंसर है लोक स्थानों पर धूम्रपान निषेध से संबंधित है। किससे संबंधित है? लोक स्थानों पर धूम्रपान निषेध से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार समाहित है। ये आपका आंसर बहुत ही आसान है, ये आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है। इसके साथ साथ आप लोग बाकी के अनुच्छेद भी याद रखना। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 पूछ लिया जाए आपसे समानता का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है आपका समानता का अधिकार। 19 से 22 तक दिया गया है आपका स्वतंत्रता का अधिकार और 23-24 में दिया गया शोषण के विरुद्ध अधिकार और 25 से 28 आपको पता ही है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 29 से 30 में दिया गया है संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार और 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था, वो तो खत्म हो गया। अब वो 300A में बन गया है आपका विधिक अधिकार बन गया। ठीक है, अनुच्छेद 32 याद रखना आप लोग संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, जिसमें कि आपको रिट्स दी गई हैं कि अगर आपके इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो आप जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, अपने इन अधिकारों का प्रवर्तन करा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर एक अनुच्छेद और याद रखना, अनुच्छेद जो है 226 जिसके तहत आप जो है हाई कोर्ट जा सकते हो, वहां पर अपने मौलिक अधिकार तथा विधिक अधिकार दोनों को जो है आप वहां पे लागू करवा सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ऑप्शन ए सभी धर्मों को समानता प्रदान करता है, जी बिल्कुल। ऑप्शन बी का अपना कोई धर्म नहीं होता है, ये भी सही है। धार्मिक अधिकार को नैतिकता तथा लोक स्वास्थ्य के आधार पर प्रतिबंधित कर सकता है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सारे आपके ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के विरुद्ध अपरिवर्तनीय है। ठीक है, यानी राज्य के विरुद्ध उनको जो है न्यायालय में लागू नहीं करवाया जा सकता है। ऑप्शन सी राज्य को शासन चलाने हेतु दिशा निर्देश है। ये आप लोग याद रखिएगा कि जो है जिस तरीके से मौलिक अधिकारों को आप न्यायालय में लागू करवा लेते हो, प्रवर्तनीय होते हैं, वैसे जो है नीति निर्देशक तत्व नहीं होते हैं। ये जो है राज्य को एक दिशा निर्देश होते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाद दाखिल करने के अधिकार का नियम लागू नहीं होता है। वाद दाखिल करने का अधिकार यानी एक आपने मैगजीन पढ़ी होगी लोकस स्टैंडिस, का मतलब होता है सुने जाने का अधिकार यानी बात करने का अधिकार। हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो न्यायालय में बात कर सकता है अगर उसके अधिकारों का हनन होता है। लेकिन जो है
आप किसी दूसरे के, अगर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय होता है या उसके अधिकारों का हनन होता है तो वहाँ पे आप जो है नहीं वाद कर सकते हो। लेकिन ये नियम जो है लोकहितवाद पे लागू नहीं होता है। लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ही आपका जो है ये होता क्या है कि जब किसी व्यक्तियों के समूह के साथ कोई अन्याय हो रहा होता है, उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तब आप जनता की भलाई के लिए, जनता की तरफ से जो है कोई भी व्यक्ति, उनमें कोई व्यक्ति या कोई संस्था जो है उनके बिहाफ पर न्यायालय में PIL दाखिल कर सकता है। इसको बोलते हैं पब्लिक हित, लोकहितवाद बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कि ये वाला नियम जो है लागू नहीं होता है कि आपके अधिकारों का जब हनन होगा तभी आप केस जो है कर सकते हो। वहां पर आप लोगों की भलाई के लिए, लोगों के हितों के लिए जो है आप जो है न्यायालय में बात ला सकते हो। ठीक है, तो आपका आंसर, सही जवाब मिल गया होगा, आपका बी आंसर करेक्ट है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की रिट अधिकारिता से संबंधित कौन से अनुच्छेद हैं? तो याद रखना, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अनुच्छेद 32 जो है उच्चतम न्यायालय से संबंधित है और अनुच्छेद 226 ये आपका उच्च न्यायालय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पुलिस अधिकारियों द्वारा गैर विधिक रूप से विरुद्ध व्यक्ति न्यायालय में जिस रिट के लिए आवेदन करेगा वह है कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपका अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही आप व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर सकते हो, यानी उसको गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर जो है पुलिस बिना किसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, गैर कानूनी ढंग से जो है किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लेती है तो वहां पर जो है एक व्यक्ति के पास जो अधिकार होता है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का होता है। वहां पे जो है वो न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट दाखिल कर सकता है, जिसके माध्यम से जो है न्यायालय पुलिस अधिकारी से उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर करने के लिए बोलेगा और कारण पूछेगा कि आपने इस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सी रिट उपचारात्मक प्रकृति की है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट दाखिल की जा सकती है। तो उच्चतम न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में जो है मूल अधिकारों के लिए रिट दाखिल करी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे याद रखना कि जो है उच्चतम न्यायालय में सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों को प्रवर्तन कराया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय में आपका मूल अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकार भी लागू कराए जा सकते हैं। इसी के साथ लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इसको प्लीज लाइक करिएगा और अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको भी शेयर करिएगा, क्योंकि आप लोगों के 12 तारीख से पेपर हैं और बहुत सारे बच्चों को ये वीडियो शायद बहुत लेट मिल पाएंगे तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो आप लोग उनको शेयर करिएगा और इसका PDF जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग जो है उस वीडियो से डिस्क्रिप्शन में जाकर के PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं टेलीग्राम में भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। अगर कोई डाउट हो आप लोगों का तो इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है लास्ट कि वह व्यक्ति जो किसी लोक पद पर बिना अधिकार के काबिज हो जाता है उसको हटाया जा सकता है किस रिट के माध्यम से? तो अधिकार परीक्षा रिट के माध्यम से ऐसे व्यक्ति को हटाया जा सकता है। ठीक है, आपके सारे आंसर हो गए, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।